हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं फेज डिफरेंस या कलांतर के बारे में। किसके बारे में? फेज डिफरेंस और कलांतर के बारे में। तो हम हेडिंग बनाते हैं फेज डिफरेंस, PHASE, फेज डिफरेंस। क्या होता है फेज डिफरेंस या कलांतर? इसको कलांतर भी कहते हैं, इसको जो है कलांतर भी कहते हैं। क्या होता है फेज डिफरेंस या कलांतर? इसका सिंबल होता है फाई, इसको दिखाया जाता है फाई से। फेज डिफरेंस या कलांतर को दिखाया जाता है फाई से। तो क्या होता है कलांतर या फेज डिफरेंस? तो किसी प्रतिरोधक में सीधा बात ये कहो कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस कहते हैं। कौन से करंट में? अल्टरनेट करंट में। प्रत्यावर्ती धारा होने पर, अल्टरनेट करंट होने पर जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस। तो क्या कहेंगे यहाँ पर? द एंगल, बस एक लाइन लिख देते हैं, द एंगल बिटवीन। रुक जाओ, हम रोक करके लिख लेते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या लिखा, द एंगल बिटवीन अल्टरनेट करंट एंड वोल्टेज इज नोन एज फेज डिफरेंस। प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर के बीच में जो कोण होता है उसे ही क्या कहा जाता है? फेज डिफरेंस कहा जाता है, कलांतर कहा जाता है। ये कलांतर डिफरेंट टाइप ऑफ होता है, अनेक प्रकार का होता है। सारे कलांतर को निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव में कलांतर खूब पूछा जाता है, और खास करके तो हम देख रहे हैं कि 2020 के बाद से तो खूब क्वेश्चन बढ़ गया है इससे। तो सभी प्रकार के कलांतर निकालते हैं, एकदम A to Z सब निकालेंगे। शुरू करते हैं। कलांतर देखिए हम लोग निकालते हैं। एक बात और इसमें नोट कर देते हैं, कलांतर को फाई या टैन फाई दोनों से दिखाया जाता है। कलांतर को फाई से या टैन फाई से दिखाया जाता है, उसको भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर छूट गया, अब तो एक लाइन देख लो। इट इज डिनोटेड बाई फाई और टैन फाई। इसे फाई या टैन फाई से दर्शाते हैं। इसे मतलब किसे? फेज डिफरेंस को। इसे फाई या टैन फाई से दर्शाते हैं, फाई या टैन फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे फाई या टैन फाई से दर्शाते हैं। किसको? कलांतर को। अब सभी जितना भी कलांतर है सबको हम एक बारी बारी से निकालते हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम निकालते हैं, आपका निकाला हुआ है, मैंने बस वहाँ इंडिकेट नहीं किया क्योंकि मैं सारा कलांतर को एक साथ पढ़ाता हूँ। तो पहले भी कलांतर देखा होगा आपने, मगर यहाँ पर देखोगे तो आसान लगेगा क्योंकि पहले से देखा हुआ आपको। कैसे? देखो, हमने मान लिया कि एक रेसिस्टर है, प्रतिरोधक है। फर्स्ट में हम कलांतर निकाल रहे हैं किसके लिए? फर्स्ट में निकाल रहे हैं हम फेज डिफरेंस किसके लिए? प्रतिरोधक के लिए। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस, ओनली रेसिस्टेंस। यहाँ पर लिख रहे हैं हम ओनली रेसिस्टेंस। ओनली रेसिस्टेंस मतलब केवल प्रतिरोधक के लिए, केवल प्रतिरोधक में, केवल प्रतिरोधक में। केवल प्रतिरोधक में देखो ये एक रेसिस्टर है, ये एक क्या है? रेसिस्टर है। इसका रेसिस्टेंस ही, इसका प्रतिरोध R है। अब इस प्रतिरोधक को हमने जोड़ दिया AC करंट के साथ, इस प्रतिरोधक को हमने जोड़ दिया AC करंट के साथ, इस प्रतिरोधक को जोड़ दिया हमने AC करंट के साथ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रेसिस्टर में या प्रतिरोधक में जिधर वोल्टेज का डायरेक्शन होता है उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है। ये अगर मान लो करंट का मान क्या लो, देखो तो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट इधर जा रहा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट जा रहा है प्लस एक डायरेक्शन में। तो ये हो गया क्या? करंट का डायरेक्शन।
अब अगर इसको हमने मान लिया करंट का एम्पलीट्यूड आई एम, करंट का एम्पलीट्यूड मान लिया आई एम, मान लिया आई एम मान लिया, तो ये अगर करंट का एम्पलीट्यूड है तो करंट के एम्पलीट्यूड के डायरेक्शन में ही क्या होगा, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा। अच्छा, वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा। क्योंकि ओम का नियम जब अप्लाई करेंगे तो I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वोल्टेज से हमेशा कम रहेगा, क्योंकि वोल्टेज में रेजिस्टेंसी से डिवाइड किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, तब जाकर के करंट निकलेगा। तो करंट हमेशा छोटा रहेगा, वोल्टेज हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसलिए करंट का वेक्टर हमने छोटा बनाया हुआ है और वोल्टेज का वेक्टर हमने बड़ा बनाया हुआ है। तो ये बड़ा वाला क्या हुआ, मान लेते हैं वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, Vm है। अब यहां पर क्या देख रहे हो कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में क्या है, वोल्टेज है। तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो एंगल यहां पर क्या हो गया, 0 डिग्री। तो यहां पर जो है वो जो फाई कलांतर निकाल रहे हैं हम लोग, फाई का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। फाई बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री। तो अगर एग्जाम में पूछे कि ओनली रेसिस्टर में या केवल प्रतिरोधक में कलांतर कितना होता है या फेज डिफरेंस कितना होता है, तो 0 होता है, ये पूछिएगा एग्जाम में, ये सब पूछिएगा। तो ओनली रेसिस्टर में या केवल प्रतिरोधक में कलांतर या फेज डिफरेंस फाई बराबर क्या होता है, 0। अगर tan फाई का मान पूछ दिया तो क्या कहोगे, तो जब फाई बराबर 0 निकल गया तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा sin 0 0, हाँ tan फाई बराबर हो जाएगा 0, फाई बराबर भी 0 और tan फाई बराबर भी 0 हो जाएगा। ये हुआ क्या, कलांतर, किसमें, रेसिस्टेंसी में। तो ये काम हम लोगों ने कर लिया। ये ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ओनली रेसिस्टेंसी में व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन ओनली रेसिस्टर, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड वोल्टेज इन ओनली रेसिस्टर। मतलब किसी प्रतिरोधक में प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर के बीच कलांतर कितना होता है, तो 0 होता है। tan फाई का मान भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फाई बराबर 0 होगा तो tan फाई बराबर क्या होगा, tan फाई बराबर क्या होगा, फाई के बदले 0 भरोगे यहाँ पर, फाई के बदले क्या भरोगे यहाँ पर, 0। तो tan 0 का वैल्यू क्या होगा, sin 0 बटा cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 0 बटा 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पर tan फाई का वैल्यू 0 होगा, एक आंसर निकल गया। सेकंड काम करते हैं, सेकंड निकालते हैं किसमें, ओनली इंडक्टर। सेकंड निकालते हैं इन ओनली इंडक्टर। इन ओनली इंडक्टर मतलब क्या, केवल प्रेरक में, केवल प्रेरक में, केवल प्रेरक में क्या होता है भाई, फेज डिफरेंस। तो मान लिया बंधु ये क्या है, एक प्रेरक है, इस प्रेरक को हमने जोड़ दिया एसी सोर्स से। कौन सी बड़ी बात है, सब पढ़ा हुआ है आपका, बस यहाँ हम सेपरेटली निकालते हैं फेज डिफरेंस। तो ये क्या हो गया बेटा, एक प्रेरक हो गया, इस प्रेरक को जोड़ दिया हमने एसी करंट से, और ये जो प्रेरक है बाबू उसका प्रेरकत्व हमने मान लिया L। ये क्या है, प्रेरक है, इंडक्टर है, क्या है, प्रेरक है, इंडक्टर है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या मान लिया, L मान लिया। इसका सेल्फ इंडक्टेंस मतलब स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब स्वप्रेरकत्व हमने कितना मान लिया, L मान लिया, जोड़ दिया एसी सोर्स से। तो बताओ करंट का डायरेक्शन किधर है, तो करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं क्या, इधर से इधर जा रहा, मतलब प्लस x डायरेक्शन में करंट जा रहा। मान लिया हमने ऐसा, एसी सोर्स है तो करंट ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, एसी सोर्स में करंट इधर से जाएगा या इधर से जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन तो यही होगा ना भाई, यहां पर प्रेरक में करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो हमने मान लिया किसी एक टाइम पर, किसी एक क्षण पर, किसी एक क्षण पर, किसी एक टाइम पर प्रेरक में मतलब कि इंडक्टर में करंट का डायरेक्शन ये है, ये क्या है, करंट का डायरेक्शन। तो इसको हमने मान लिया करंट का एम्पलीट्यूड, क्योंकि करंट का डायरेक्शन में ही करंट का एम्पलीट्यूड होगा। ये हो गया करंट का एम्पलीट्यूड। अच्छा वोल्टेज किधर होगा, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो में ही पढ़ चुके हैं कि
प्रेरक में जो होता है, इंडक्टर में जो होता है, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से π/2 एंगल आगे होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से कि इंडक्टर, ये मान लो क्या है, इंडक्टर में क्या है, करंट है, ये इंडक्टर में या प्रेरक में करंट है, तो वोल्टेज क्या होगा, इससे π/2 एंगल आगे होगा। जब इधर चलें तो आगे, इधर चलें तो पीछे। तो इंडक्टर में वोल्टेज जो होता है करंट से π/2 एंगल आगे होता है, तो इंडक्टर में वोल्टेज जो होगा वो इधर होगा, इधर होगा वोल्टेज। अब देखो ओनली इंडक्टर में वोल्टेज के ओनली इंडक्टर में, केवल प्रेरक में वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको VL से दिखाया जाता है। किस दिखाया जाता है, VL से, VL से। इंडक्टर में वोल्टेज, इंडक्टर में वोल्टेज मतलब प्रेरक में विभव, प्रेरक में विभव या विभवांतर कहो, जो भी कहो। अब एंगल निकालो, एंगल किसके बीच में, अल्टरनेट करंट और वोल्टेज के बीच में। तो अल्टरनेट करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल निकलता है, यहां पर एंगल होता है फाई बराबर π/2 कहते हैं, या क्या कहेंगे, 90 कहेंगे, π/2 कहेंगे या 90 कहेंगे। तो फेज डिफरेंस या कलांतर फाई बराबर क्या हो गया, π/2 हो गया। मैंने एग्जाम में देखा नहीं है π/2 ने लिखता है, लेकिन वो लिख सकता है फेज डिफरेंस फाई बराबर क्या हो गया, π/2 हो गया, या इसी को आप क्या कह दो, 90 डिग्री कह दो। तो tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई कितना हो जाएगा बताओ। tan फाई मतलब क्या, tan 90, tan फाई मतलब क्या, tan 90, tan 90 बराबर क्या, sin 90 बटा cos 90। sin 90 क्या होता है, 1 होता है, sin 90 1 होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो 1/0 को हम लोग अनडिफाइन कहते हैं, अनडिफाइन कहते हैं, इसलिए ये वाला पूछता ही नहीं है। जब पूछेगा तो फाई पूछेगा, tan फाई नहीं पूछेगा, tan फाई तो अनडिफाइन हो गया। यहाँ पर फाई बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये अधिक पूछता है, और ये तो आज तक नहीं पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से आप जानो कि ओनली इंडक्टर में, केवल प्रेरक में फेज डिफरेंस किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस या कलांतर का मान कितना होता है, फाई बराबर 90 होता है, tan फाई बराबर 1/0 होता है। ये हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम केवल कैपेसिटर में निकालें तो भी कितना आएगा, तो उसमें भी तो पक्का से कितना आ जाएगा, फाई बराबर 90 आएगा, tan फाई बराबर 1/0 आएगा, सेम आएगा। क्योंकि कैपेसिटर में भी क्या होता है, करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है। ये अगर क्या है कैपेसिटर में करंट, ये अगर क्या है कैपेसिटर में करंट है, किसी एक टाइम पर, हर समय करंट ऐसा नहीं रहेगा, अल्टरनेट करंट है तो चेंज होता रहता है। तो किसी एक टाइम पर मान लिया करंट इधर है, तो वोल्टेज किधर होगा, 90 डिग्री पीछे, इधर होगा वोल्टेज, तो फिर से 90 डिग्री बन गया। तो अगर हम कह देते क्या, इन ओनली कैपेसिटर, इन ओनली कैपेसिटर, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा बेटा। आजकल ये जो है ना ट्रेंड में चला हुआ क्वेश्चन बोर्ड में, इन ओनली कैपेसिटर, इन ओनली कैपेसिटर मतलब केवल प्रेरक में, नहीं सॉरी, केवल संधारित्र में, केवल संधारित्र में, केवल संधारित्र में। तो यहां पर क्या बना लेते हैं, एक संधारित्र बना लेते हैं, एक कैपेसिटर बना लेते हैं, और इसको हम जोड़ देते हैं किससे, एसी सोर्स से। इसको हम जोड़ देते हैं किससे, एसी सोर्स से जोड़ देते हैं, एसी स्रोत से हम इसको जोड़ देते हैं। एसी स्रोत का हो या एसी सोर्स का हो, उससे हमने इसको जोड़ दिया, किसको, कैपेसिटर को। तो किसी एक टाइम पर, किसी एक क्षण पर अगर एसी करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है, भाई इधर होगा चाहे इधर होगा, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया। अब हमने मान लिया इसको क्या, करंट का एम्पलीट्यूड Im, कि कैपेसिटर में करंट का एम्पलीट्यूड Im है, तो वोल्टेज किधर होगा, तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटर में करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं फेज डायग्राम में, इसीलिए हमने फेज डायग्राम बनाया था। ठीक है, तीनों में जो हमने फेज डायग्राम बनाया था, रेसिस्टर का बनाया था, इंडक्टर का बनाया था, कैपेसिटर का बनाया था, इसीलिए बनाया था क्योंकि हमको यहाँ पर फेज डिफरेंस पढ़ना था और आगे हमको और भी कुछ पढ़ना है, तो यहाँ पर काम आ रहा है फेज डायग्राम।
उस समय काम नहीं आया था, बस आपको बनाते थे, यहां पर काम आ रहा। देख रहे जल्दी जल्दी पढ़ाई हो रहा है वो नॉलेज हो जाने से। तो अगर ये करंट है तो वोल्टेज क्या होगा, 90 डिग्री पीछे होगा, किसमें, कैपेसिटर में होगा। तो कैपेसिटर में वोल्टेज जो होता है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। तो ये क्या हो गया, वीसी। कैपेसिटर के वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को वीसी से दिखाया जाता है। तो बीच में कितना डिग्री का एंगल हुआ, 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो यहाँ फिर से फाई बराबर, सॉरी, यहाँ फिर से फाई बराबर क्या हो जाएगा, 90 पाई बटा 2 हो जाएगा, मतलब कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो ओनली कैपेसिटर में फेज डिफरेंस, ओनली कैपेसिटर में फेज डिफरेंस मतलब कि फाई बराबर क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, मतलब कि 90 होता है। और tan फाई बराबर क्या होता है, तो सेम वैल्यू, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर 1/0 होगा, जो अनडिफाइन है। इसलिए अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऊपर वाला ही पूछेगा कि ओनली कैपेसिटर में व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड वोल्टेज इन द कैपेसिटर। मतलब हिंदी में अगर कहें तो केवल संधारित्र में प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर के बीच में कलांतर कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। या tan फाई अगर पूछेगा तो tan फाई क्या कहोगे, 1/0 कहोगे। ठीक है, ये होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, मैं इसको जल्दी से मिटाने वाला हूं। फिर मैं जो है अब इसके बाद क्या करूंगा, आर एल का निकालूंगा, आर सी का निकालूंगा, यहां पर सी लिख लेते हैं, आर सी का निकालूंगा, फिर एल सी का निकालूंगा, सबका अलग अलग निकालूंगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो पहले। ठीक है, हो गया। अब हम लोग निकालते हैं फेज डिफरेंस या कलांतर निकालते हैं आरएल परिपथ में। तो देखो आरएल परिपथ कैसा बनता है, ये हो गया आरएल सर्किट, ये हो गया आर, ये क्या हो गया आर, ठीक है, ये हो गया आर, और ये क्या हो गया एल, उसमें जोड़ दिया हमने स्प्रिंग, प्रतिरोधक में हमने क्या जोड़ दिया, स्प्रिंग, तो क्या बन गया एल। अब हो गया आर एल, प्रतिरोधक के साथ रेसिस्टर के साथ हमने क्या जोड़ दिया, प्रतिरोधक के साथ रेसिस्टर के साथ हमने जोड़ दिया किसको, इंडक्टर को, तो क्या बन गया आर एल बन गया। रेजिस्टेंसी हो गया यहां पर आर और सेल्फ इंडक्टेंस हो गया क्या एल, मतलब स्वप्रेरकत्व हो गया एल, अब प्रतिरोध हो गया आर। अब दोनों को जोड़ देते हैं किससे, एसी करंट से। तो यहां पर एसी करंट से हमने जोड़ दिया इसको, तो अब बन गया ये आरएल सर्किट, कहेंगे आरएल सर्किट। तो हम इसमें क्या निकालते हैं, फेज डिफरेंस या कलांतर। तो हम लोग जानते देखो, चाहे रेसिस्टर हो चाहे इंडक्टर हो, दोनों में ही किसी एक टाइम पर करंट किधर होगा, करंट तो इधर ही होगा। किसी एक टाइम पर करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा या इधर होगा, हम बार बार इधर मान के चल रहे हैं। किसी एक टाइम पर ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है इधर, ये है करंट का एम्पलीट्यूड, ये मान लिए हम करंट का एम्पलीट्यूड आई एम है, यहां पर मानते हैं, थोड़ा सा छोटा मानते हैं, ये करंट का एम्पलीट्यूड है आई एम। अच्छा, रेसिस्टर में प्रतिरोधक में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड किधर होता है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड तो करंट के ही डायरेक्शन में होता है। रेसिस्टर में या प्रतिरोधक में वोल्टेज का तो एम्पलीट्यूड होता है वो करंट के ही डायरेक्शन में होता है। तो ये क्या हो गया, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, ये हो गया वी एम। रेसिस्टर में प्रतिरोधक में वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को वी एम कहते हैं, वी आर नहीं कहते, वी एम कहते हैं। वी आर एक विशेष कंडीशन के लिए बचा करके रखा गया है। तो रेसिस्टर में प्रतिरोधक में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड वी एम, करंट का एम्पलीट्यूड वी आई, नहीं सॉरी आई एम हो गया। अब प्रेरक में मतलब इंडक्टर में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा, करंट से 90 डिग्री आगे होगा, करंट से 90 डिग्री आगे होगा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। तो इसमें जो वोल्टेज होगा वो किधर होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा, इधर होगा वोल्टेज,
इधर होगा वोल्टेज। किसमें? इंडक्टर में। तो इसको कहेंगे क्या? VL। वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को VL कहेंगे। इंडक्टर में वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को VL कहेंगे, रेसिस्टर में वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को VM कहेंगे, और करंट का एम्पलीट्यूड IM हो गया। मतलब हिंदी में अगर कहें तो प्रतिरोधक में विभवांतर का आयाम VM हो गया, प्रेरक में विभवांतर का आयाम VL हो गया, और धारा का आयाम IM हो गया। अब देखो यहां पर वोल्टेज का दो वेक्टर बन रहा, वोल्टेज का दो वेक्टर बन रहा। तो वोल्टेज के जो दो वेक्टर बन रहा उससे क्या करेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे। वोल्टेज का एक वेक्टर रेसिस्टर के लिए, प्रतिरोधक के लिए इधर गया, और इंडक्टर के लिए, प्रेरक के लिए वोल्टेज का एक वेक्टर इधर गया। इन दोनों वेक्टर से, मतलब दोनों सदिश से, इन दोनों सदिश से क्या करेंगे? रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। क्या करेंगे? इससे परिणामी विभव का दिशा निकालेंगे। तो याद करो 11th क्लास जब तुम वेक्टर पढ़ते थे, क्या कहा था? जब दो वेक्टर, मतलब कि जब दो सदिश का पूंछ, दो सदिश का पूंछ एक दूसरे से जुड़ा होता है, दो सदिश का पूंछ जब एक दूसरे से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है, तो क्या करके? पैरेललोग्राम बना करके, पैरेललोग्राम बना करके मतलब समानांतर चतुर्भुज बना करके परिणामी वेक्टर पता करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर पता करते हैं, परिणामी सदिश पता करते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है कि एक वेक्टर A इधर है, एक वेक्टर B इधर है, तो दो वेक्टर से परिणामी वेक्टर, मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलता है? एक सदिश इधर, एक सदिश इधर, इससे परिणामी सदिश कैसे निकलता है? तो B के समानांतर, B के समानांतर A के माथे पर से, और A के समानांतर B के माथे पर से खींचते हैं, दोनों को मिला देते हैं, और जब ये जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल होता है, जो कर्ण होता है, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, यही कहलाता है परिणामी सदिश कहलाता है। तो इसी प्रकार से यहां पर हम लोग काम करेंगे। यहां पर वोल्टेज का दो वेक्टर आ गया है। यहां पर बेटा वोल्टेज का दो वेक्टर है, एक है प्रतिरोधक में वोल्टेज और एक है इंडक्टर में वोल्टेज, मतलब प्रेरक में वोल्टेज। अब इन दोनों से क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे। कैसे? तो यही पैरेललोग्राम के नियम से, मतलब कि समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए ये करेंगे कि VL के पैरेलल VM के माथा पर से खींचेंगे, और VM के पैरेलल VL के माथा पर से खींचेंगे। तो यहां पर जो है ये मिला, ये क्या मिला हमको? रिजल्टेंट वोल्टेज मिला। ये मिला हमको रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है। ये मिला हमको परिणामी विभवांतर। और देखो ये अगर VL है तो यह भी क्या होगा? VL है। इधर अगर VL है तो इधर भी VL होगा, तो आप इसको भी VL लिख सकते हो, इसको भी आप VL लिख सकते हो। हमने क्यों लिखा है ऐसा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हिंदी में समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में यहां पर 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर होता है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है बेटा? अंडर रूट बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर होता है। तो यहां पर जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिला, परिणामी विभव मिला, वो किसके बराबर हुआ? परिणामी विभव बराबर हुआ VL के स्क्वायर प्लस VM के स्क्वायर। दिखाई दे रहा है अच्छे से? छोटा सा लिखा गया, देख लेते हैं फिर हम सुधार देंगे। वरना ये हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, इसको मिटा करके थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। सॉरी बेटा देर हो गया। तो ये हो गया करंट का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा, और ये हो गया वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हो गया।
ये हो गया Vm और ये हो गया Im और ये हो गया, इसको हमने मान लिया VL। तो अब जब रिजल्टेंट निकालेंगे, डबल डबल वोल्टेज है, दो दो वोल्टेज है, तो यहां पर परिणामी वोल्टेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? VL के परपेंडिकुलर Vm के माथे पर से और Vm के परपेंडिकुलर Vm के लंबवत VL के माथे पर से। ये अब जो परिणामी वोल्टेज होगा वो किधर होगा? परिणामी वोल्टेज इधर जाएगा, ये होगा परिणामी विभव। अब अगर ये VL है तो यह भी VL है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे? VL, क्योंकि इसी के बराबर तो ये है। तो ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये हो गया कर्ण, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, उसमें ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस या कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट बेस के स्क्वायर, अंडर रूट बेस के स्क्वायर, मतलब कि Vm के स्क्वायर अब प्लस VL के स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ क्या? परिणामी वोल्टेज। ये हुआ परिणामी वोल्टेज। अब देखो, ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज निकला, ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज निकला, तो परिणामी वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना होगा? रिजल्टेंट वोल्टेज, परिणामी विभव और करंट के बीच में एंगल कितना होगा? तो ये एंगल पता नहीं कितना होगा, तो इसको हम फाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको फाई मान लेते हैं। हालांकि ये एंगल जो है 45 ही होगा, लेकिन इसको फाई मान लेते हैं। अब हम इस एंगल को निकालते हैं, ठीक है? इस एंगल को हम लोग निकालते हैं, पता करते हैं। तो देखो बेटा, ये tan फाई बराबर, ये फाई क्या हो गया? फेज डिफरेंस। तो इस फाई को वैल्यू पता करने के लिए tan निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखो ये फाई, यही फाई क्या है? कलांतर है, फेज डिफरेंस है। क्योंकि रिजल्टेंट वोल्टेज L और R हो गया ना जी, अकेला तो है नहीं, R और L हो गया, तो दोनों मिलकर के क्या दिया? रिजल्टेंट वोल्टेज दिया। अब यहां पर किसी एक का वोल्टेज नहीं रहेगा, दोनों को मिलाकर के रिजल्टेंट वोल्टेज बनाया जाएगा, परिणामी विभव बनाया जाएगा। और रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल जो है, उस एंगल को कहेंगे क्या? फेज डिफरेंस या कलांतर। तो ये एंगल का वैल्यू कैसे निकलेगा? tan से निकलेगा, क्योंकि tan फाई को भी क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस कहते हैं। फाई को कहते हैं या फाई और tan फाई, फाई और tan फाई। तो देखो, तो tan फाई कैसे निकलेगा? tan के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटा बेस। tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे tan फाई बराबर, अब फाई नहीं लिख सकते, अब आपको tan फाई लिखना पड़ेगा फेज डिफरेंस के लिए। tan फाई बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है? VL है, अब बटा बेस क्या है? Vm है। अब इसके बाद ओम का नियम लगाओ, ओम का नियम लगाओ। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R होता है। तो हम VL बराबर क्या कहेंगे? Im इंटू XL कहेंगे। याद करो, याद करिए, पिछला वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि जो इंडक्टर होता है उसमें रेसिस्टेंसी के समान क्या होता है? इंडक्टर में रेसिस्टेंसी के समान क्या होता है? रिएक्टेंस होता है, जिसको एक्सेल कहते हैं। इंडक्टर में रेसिस्टेंसी के इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होता है, जिसको एक्सेल कहते हैं। अगर हम हिंदी में बात कर लें तो प्रेरक में प्रतिरोध के समान, प्रेरक में प्रतिरोध के समान क्या होता है? प्रतिघात होता है,
जिसको एक्सेल से दिखाते हैं। तो यहां पर अगर ओम का नियम लगाएंगे तो VL बराबर क्या लिखेंगे, आई एम इंटू एक्सेल लिखेंगे, आई एम इंटू एक्सएल लिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, Vm क्या हुआ, रेसिस्टर में वोल्टेज, रेसिस्टर में या प्रतिरोधक में विभव हुआ। तो रेसिस्टर या प्रतिरोधक में विभव बराबर वोल्टेज बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा, I इंटू आर होगा, I इंटू आर होगा। तो यहां पर Vm बराबर क्या लिखेंगे, आई एम इंटू आर लिखेंगे। आई एम से आई एम कट गया, आई एम से आई एम क्या हो गया, कट गया। तो क्या मिला अपने को, tan फाई बराबर, tan फाई बराबर क्या मिला, tan फाई बराबर मिला VL बटा VM बराबर XL बटा R। एक्सेल क्या है, रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब प्रेरकीय प्रतिघात है, जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो प्रेरकीय प्रतिघात बटा प्रतिरोध, प्रेरकीय प्रतिघात बटा प्रतिरोध, इंडक्टिव रिएक्टेंस बटा रेसिस्टेंस, ये होता है किसके बराबर, ये होता है किसके बराबर, tan फाई के बराबर या फेज डिफरेंस के बराबर, कलांतर के बराबर। अच्छा, जब हम इसको आगे वैल्यू भरेंगे तो एक्सेल बराबर क्या भरोगे, बताओ तो, याद करो। एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है, अब बटा आर होता है। तो ये पूछेगा, ठीक है, ये पूछने का चांस सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो हम तो यहां पर पूरा लिख रहे हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप निकाले हैं। tan फाई मतलब क्या, फेज डिफरेंस या कलांतर बराबर क्या होगा, VL बटा VM होगा, VL बटा VM होगा। दोनों में से क्या हो जाएगा, आई एम कट जाएगा, तो XL बटा R हो जाएगा। XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L होता है, बटा R हो जाएगा, ये हो गया। तो ये होता है क्या, फेज डिफरेंस का फार्मूला, ये होता है क्या, फेज डिफरेंस का फार्मूला, किसमें, RL में। तो tan फाई बराबर सबसे अधिक पूछने का चांस ही है। tan फाई बराबर क्या होगा, ओमेगा L बटा R। कई बार ऐसे ही पूछ देता है, फाई बराबर क्या होगा, तो फाई बराबर क्या होगा, तो tan इधर से इधर कर दो। केवल फाई बराबर पूछेगा तो tan को यहां से इधर भगा दो, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा tan के पावर -1 इंटू ओमेगा L अब बटा R हो जाएगा। ऐसा भी तो होगा, ठीक है। ओमेगा L इंटू आर हो जाएगा ना, ये यहां पर निकलेगा फाई का वैल्यू इस प्रकार से। सिंगल सिंगल में तो आसान था, फाई का वैल्यू पहले निकलता था, tan फाई का वैल्यू बाद में निकलता था। लेकिन जब आप जोड़ रहे हो, आर और एल को जोड़ रहे हो, तो tan फाई पहले निकालो और फाई का वैल्यू बाद में निकलेगा, ओमेगा L बटा R होगा, ठीक है। इस प्रकार से निकलता है, किसमें, इस प्रकार से निकलता है। जरा सा इसको एडजस्ट करते हैं, सॉरी बाबू, इसी को जरा से पीछे कर ले, मेरा कैमरा सेट नहीं है, पहला क्लास है घर में, गड़बड़ हो रहा है। हाँ अब ठीक है। तो ये हो गया फाई बराबर tan टू द पावर -1 ओमेगा L बटा L, ठीक है। ये हुआ RL में। अब इसको हम बांटते हैं, अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा, एक आप समझ गए तो अगला समझ जाएंगे। ये हो गया किसमें, RL में। तो अब हम निकालते हैं किसमें, RC में। तो RC में भी ऐसे ही निकलेगा, बस कहानी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज क्या होता है, करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। तो उसमें तो आप इसको देख के निकाल सकते हो, लेकिन हम अभी निकाल रहे हैं, थोड़ा सा का अंतर होगा केवल। 5 नंबर निकालते हैं, किसमें, इन RC सर्किट, इन RC सर्किट, इन RC सर्किट मतलब क्या, RC परिपथ में, RC परिपथ में क्या होगा। चलो ये हमने क्या बना लिया, R बना लिया।
ये हमने बना लिया आर है, मतलब कि रेसिस्टर है। और उसके बाद ये हमने क्या बना लिया, सी है, इसको जोड़ लिया हमने, यहां पर सी है। अच्छा, इसको हमने यहां पर सी जोड़ लिया। अब क्या करते हैं, इसको हम एसी सोर्स से जोड़ देते हैं। इसको जोड़ देते हैं हम किससे, एसी सोर्स से। इसको जोड़ देते हैं हम एसी सोर्स से। ये क्या बन गया, आरसी सर्किट। आर के साथ प्रतिरोधक के साथ हमने संधारित्र को जोड़ दिया, प्रतिरोधक के साथ हमने किसको जोड़ दिया, संधारित्र को। तो क्या बन गया, आरसी सर्किट, आरसी परिपथ बन गया। रेसिस्टर और कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया एक ही सर्किट में। अब काम करते हैं, बड़ा सिंपल है। ये हो गया क्या, करंट का डायरेक्शन, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। किसके बराबर, करंट का डायरेक्शन हो गया। तो ये करंट का एम्पलीट्यूड मान लिया किसी एक टाइम पर। जब भी करंट मानेंगे, वोल्टेज मानेंगे, तो किसी एक टाइम पर मानेंगे, ठीक है। तो किसी एक टाइम पर ये करंट का एम्पलीट्यूड हो गया, आईएम हो गया, विद्युत धारा का आयाम हो गया। उस समय वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या है, अगर मान लेते हैं, चलो इसको हम दिखाते हैं हरा से। तो ये हो गया क्या, करंट का एम्पलीट्यूड। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधक में, रेसिस्टर में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये हो गया Vm के बराबर। अब कैपेसिटर में, संधारित्र में जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा, करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। तो पीछे किधर होता है, नीचे इधर। ये हो गया 0 पर, 0 डिग्री पर। पीछे निकालना हो तो ये काम करो, आगे निकालना हो तो ये काम करो। तो पीछे होता है, तो इसमें वोल्टेज हो गया ये हो गया वोल्टेज का एम्पलीट्यूड Vm, Vc सॉरी, Vc हो गया। कैपेसिटर में, संधारित्र में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड Vc हो गया। रेसिस्टर में, प्रतिरोधक में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड Vm हो गया। और करंट यहां पर क्या है, Im है। अब चूंकि डबल डबल वोल्टेज है, तो हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट वोल्टेज। कैसे निकलेगा, Vc के पैरेलल Vm के माथे पर से, और Vm के पैरेलल Vc के माथे पर से, ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ Vc के बराबर, ये हुआ Vc के बराबर, Vc के बराबर हो गया। अब रिजल्टेंट वोल्टेज निकालते हैं। तो रिजल्टेंट वोल्टेज, परिणामी विभव किधर होगा, परिणामी विभव इधर होगा। सॉरी यार, ये होगा परिणामी विभव, रिजल्टेंट वोल्टेज होगा। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज किसके बराबर होगा, तो ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, देखो यहां पर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बन रहा है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में Vc हो गया बेस, और Vc नहीं, सॉरी, यहां पर कुछ भी कर देते हैं हम यार, Vm लिखेंगे ना। Vm क्या हो गया, बेस, आधार हो गया। अब Vc क्या हो गया, परपेंडिकुलर। Vm हो गया बेस, अब Vc क्या हो गया, परपेंडिकुलर। आधार हो गया, ऊंचाई हो गया। और ये क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर या हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बेस के स्क्वायर अब प्लस हाइट के स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो हमको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस, कालांतर निकालना है। किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। तो दो वोल्टेज से रिजल्टेंट वोल्टेज क्या बना, दो वोल्टेज से रिजल्टेंट वोल्टेज क्या बना, अंडर रूट Vm के स्क्वायर प्लस Vc के स्क्वायर, ये हो गया वोल्टेज। और ये क्या हो गया, करंट, ये क्या हो गया, करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, कालांतर कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। तो ये हो गया फाई एंगल,
ये हो गया फाई एंगल। यही फाई एंगल क्या हो गया, कलांतर हो गया या फेज डिफरेंस हो गया। अब ये फाई एंगल को पता करने के लिए हम लोग tan निकालेंगे, tan फाई भी तो होता है फेज डिफरेंस। तो फाई एंगल पता करने के लिए क्या, देखिए तो सामने वाला हाइट पता होना चाहिए। तो सामने वाला हाइट किसके बराबर है, सामने वाला हाइट VC के बराबर है। और बेस किसके बराबर है, बेस VM के बराबर है। तो यहां पर क्या निकालते हैं, tan फाई। तो tan फाई बराबर क्या होगा, tan फाई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वही क्या है, फेज डिफरेंस है। तो tan फाई बराबर क्या होगा, हाइट बटा बेस, हाइट बटा बेस, ऊंचाई बटा आधार। tan फाई बराबर ऊंचाई बटा आधार। ऊंचाई कितना है, VC है, आधार कितना है, VM है। आगे बढ़ते ओम का नियम लगाते, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो आपने पिछला वीडियो में पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर में, संधारित्र में VC बराबर क्या होगा, IM इंटू XC होगा। कैपेसिटर में या संधारित्र में जो प्रतिरोधक के समान कौन होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, मतलब धारतीय प्रतिघात होता है। XC क्या है, XC क्या है, धारतीय प्रतिघात है। तो कैपेसिटर में या संधारित्र में V बराबर IR के बदले V बराबर IXC लिखते हैं ना, तो VC बराबर क्या हो जाएगा, IM इंटू XC हो जाएगा। VC बराबर क्या हो जाएगा, IM इंटू XC हो जाएगा। VC क्या है बेटा, वोल्टेज का आयाम है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, किसमें, कैपेसिटर में। IM क्या हुआ जी, करंट का एम्पलीट्यूड है। तो VC बराबर IM इंटू XC हो जाएगा, किसमें, कैपेसिटर में। जहां पर XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, हिंदी में कहें तो धारतीय प्रतिघात है ओम के नियम से। ये किसके समान होता है, तो V, अगर हम यहां पर एक और लिखें, VM बराबर क्या हो जाएगा, IM इंटू R हो जाएगा। ये किसमें होता है, रेसिस्टर में। तो रेसिस्टर में प्रतिरोधक के समान, रेसिस्टर के इक्विवेलेंट या प्रतिरोधक के समान कैपेसिटर में ओम्स लॉ कैसे लागू होता है, ओम का नियम कैसे लागू होता है, VC बराबर IM इंटू XC। तो यहां पर VC के बदले क्या लिखेंगे, IM इंटू XC लिखेंगे, बटा VM के बदले क्या लिखेंगे, IM इंटू R लिखेंगे। IM से IM कैंसिल, तो क्या बचा, XC बटा R बचा। अब अगर इसको तुम आगे सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आपको समझ में आ रहा। XC बराबर क्या होता है, 1 बटा ओमेगा C। XC बराबर क्या होता है, 1 बटा ओमेगा C होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात, XC बराबर क्या होता है, 1 बटा ओमेगा C। तो 1 बटा ओमेगा C इंटू R, ये हो जाएगा ना, 1 बटा ओमेगा C इंटू R हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा tan फाई बराबर। थोड़ा सा इसको और पीछे लिखा जाए फ्रेश में, हालांकि फ्रेश तो लग ही रहा, फिर भी यहां से लिखते हैं tan फाई बराबर क्या होगा, tan फाई बराबर VC बटा VM होगा। VM क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज इन द रेसिस्टर, माने कि प्रतिरोधक में विभवांतर का आयाम VM हो गया, प्रतिरोधक में विभवांतर का आयाम VM हो गया, और कैपेसिटर में विभवांतर का आयाम वोल्टेज का एम्पलीट्यूड VC हो गया। ओम का नियम लगाते हैं तो IM इंटू XC कहेंगे, IM इंटू XC कहेंगे, VM बराबर IM इंटू R कहेंगे। IM से IM कट गया तो बचा क्या, बच गया XC बटा R बच गया। XC बटा R को जब सोल्व करेंगे तो XC बराबर होता है 1 बटा ओमेगा C, और साथ में क्या रहेगा, R। ये हुआ किसके बराबर, tan फाई के बराबर, ये हुआ tan फाई के बराबर। ठीक है, इसके जैसा लिख देते हैं हम अलग से। तो कहेंगे ना कि tan फाई बराबर क्या हुआ,
वी सी बटा वी एम बराबर एक्स सी बटा आर या फिर 1/ओमेगा सी इंटू आर हो गया। किसमें? आरसी सर्किट में। आरसी सर्किट में फेज डिफरेंस बराबर ये इतना होगा। अब एग्जाम में यहां से आगे पूछेगा फाई बराबर क्या होगा। तो अगर आप फाई बराबर निकालना चाहो तो फाई बराबर क्या निकालोगे? tan को उधर कर दो तो tan टू दी पावर -1 1/ओमेगा सी आर हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बोर्ड में पूछता है बेटा, ये सब बोर्ड में खूब पूछता है बाबू, ये सब बोर्ड में खूब पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड वोल्टेज इन आरसी सर्किट? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड वोल्टेज इन आरसी सर्किट? अगर हिंदी में कहे तो किसी आरसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर के बीच कलांतर कितना होता है? तो क्या कहेंगे? tan फाई बराबर 1/ओमेगा सी आर या tan फाई बराबर XC/R। ये पूछने का चांस कम होता है, ये कम पूछता है। अधिक पूछेगा ये वाला, सबसे अधिक पूछेगा ये वाला। कई बार फाई बराबर पूछेगा तो क्या कह दोगे? tan इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। आप इसको भी लिख सकते हो tan इनवर्स बराबर 1 अगर इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? tan फाई बराबर tan इनवर्स XC/R लिखोगे, tan इनवर्स XL/R लिखोगे, ऐसे कहोगे। ठीक है, ऐसे कहोगे आप, समझे? अच्छा, यहां पर चलते चलो, इससे भी कुछ निकलेगा। इससे निकलता है क्या? इससे निकलता है इंपीडेंस, है ना। आरसी सर्किट का इंपीडेंस इसी से निकालेंगे। ये भी फालतू नहीं जा रहा, काम आएगा अगली बार। जब हेडिंग क्या लगाएंगे? इंपीडेंस, तब यहां निकालेंगे इंपीडेंस। इंपीडेंस निकालेंगे, उसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबाधा कहते हैं, जिसको दिखाते हैं जेड से। तो अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ा नहीं रहे, इस पर ध्यान देते जाना। ठीक है, हम इसी फिगर को आगे बढ़ाएंगे फिर से प्रतिबाधा में या इंपीडेंस में। तो ये निकल गया किसमें? ये निकल गया आरएल में, आरसी में। अब क्या करते हैं? सीएल में निकालते हैं या एलसी सर्किट में निकालते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारो, हम इसको भी मिटा करके वो अगला काम करते हैं, 6ठा नंबर निकालते हैं। अब इसके बाद देखते हैं एलसी सर्किट में क्या होता है। यह बड़ा आसान है, इसमें 0 हो जाता है। एलसी सर्किट में क्या होता है? फेज डिफरेंस। तो देखो, तो एसी सोर्स से जोड़ दिया हमने। किसी एक टाइम पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? किसी एक टाइम पर करंट का डायरेक्शन जो है इधर हो जाएगा। थोड़ा सा और नीचे करते। किसी एक टाइम पर करंट का डायरेक्शन इसमें, ओहो, किसी एक टाइम पर ये मान लिया हमने करंट का डायरेक्शन। अब एल में मतलब इंडक्टर में, एल मतलब इंडक्टर, एल मतलब प्रेरक। तो किसी इंडक्टर में या प्रेरक में वोल्टेज किधर होता है? करंट से 90 डिग्री आगे होता है, π/2 एंगल आगे होता है। तो इससे 90 डिग्री आगे कौन रहेगा? अच्छा, यहां पर एक बात को बताना जरूरी है। देखो, एल और सी में कंडीशन होता है। एल और सी में कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? मान लो, यहां पर मानना पड़ेगा तुमको पहले। लेट मतलब माना कि, लेट मतलब माना कि XC या XL क्या है? बड़ा है। XL क्या है? बड़ा है। किससे? XC से। ऐसा मानना पड़ेगा आपको, ऐसा मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि वोल्टेज का जो वेक्टर होगा वो कौन सा वोल्टेज का वेक्टर बड़ा बनेगा, कौन सा छोटा बनेगा, ये कैसे तय होगा? ये तभी तय होगा जब XC और XL में कोई एक बड़ा रहेगा, कोई एक छोटा रहेगा। तो इंडक्टर में मान लिया कि रिएक्टेंस बड़ा है, मतलब प्रेरक में प्रतिघात बड़ा है, और कैपेसिटर में रिएक्टेंस छोटा है, मतलब संधारित्र में प्रतिघात छोटा है।
अब देखो तो ऐसा हमने मान लिया कि एक्सएल बड़ा है एक्सी छोटा है, तो दोनों तरफ करंट के एम्पलीट्यूड से गुना करो। करंट तो दोनों के लिए जा रहा, तो करंट दोनों के लिए जा रहा था, करंट से गुना करो। अब इधर भी अगर हम Im से गुना कर देंगे तो Im इंटू XL, और इधर भी हम I से गुना कर देंगे तो Im इंटू XC। चूंकि दोनों साइड सेम ही नंबर से गुना हो रहा है तब यही बड़ा होगा। अब Im इंटू XL किसके बराबर होगा? Im इंटू XL जो है VL के बराबर होगा। ओम के नियम से V बराबर I इंटू R, तो V बराबर Im इंटू XL। VL क्या होगा? बड़ा होगा। और Im इंटू XC क्या होगा? VC क्या होगा? छोटा होगा। ये बात हम बताना भूल गए थे, ये तुमको पहले, ये हमारा कंडीशन है। मान लिए ऐसा तो आपकी इच्छा, आप उल्टा मान लो तो फिगर उल्टा बनेगा, बस इतना अंतर है, लेकिन आंसर सेम आएगा। आप ऐसा इसको बड़ा मान लो, इसको छोटा मान लो, तब फिगर केवल उल्टा होगा, कहानी सेम होगा। तो हमने मान लिया एक्सएल बड़ा एक्सी छोटा, तो दोनों तरफ धारा से गुना कर दिया, दोनों तरफ करंट से गुना कर दिया, तो VL बड़ा हो गया, VC छोटा हो गया। अब ग्राफ यहां पर बनाते हैं। इधर मान लिए करंट है, इधर क्या है? करंट है, ठीक है, ये है करंट का एम्पलीट्यूड Im। और प्रेरक में या इंडक्टर में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ये है, इसको बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमने मान लिया है कि प्रेरक में या इंडक्टर में जो रिएक्टेंस है, जो प्रतिघात है वो बड़ा है, तो उसका वोल्टेज ही बड़ा हो गया। तो वोल्टेज बड़ा हो गया तो उसका बड़ा वोल्टेज बनाना पड़ेगा आपको, और बड़ा बनाइए। इंडक्टर में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, ऐसा हमने मान लिया क्योंकि एक्सेल क्या है? बड़ा है। अब कैपेसिटर में, संधारित्र में वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है छोटा होगा क्योंकि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो छोटा है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस छोटा है। संधारित्र का क्या है? ये प्रतिघात छोटा है, तो प्रतिघात छोटा होगा तो वोल्टेज भी छोटा होगा, तो उसका अब हमने बनाया छोटा, नीचे होगा छोटा, हमने बना दिया, बस इतना सा बना दिया। तो ये हो गया क्या? VL के बराबर, सॉरी VC के बराबर। अब VC छोटा है, VL क्या है? बड़ा है। अब यहां पर दिमाग लगाओ, वोल्टेज वेक्टर VC, वोल्टेज वेक्टर VL, दोनों में से बड़ा है एक और छोटा है एक। अब तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दो वेक्टर क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, दोनों का पूंछ एक जगह पर। दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़ा वेक्टर में छोटा वेक्टर को घटा देते हैं। दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए, परिणामी निकालने के लिए बड़ा में छोटा को घटा देते हैं। कैसे घटाते हैं? तो बड़ा के सिर पर से छोटा का पूंछ रखो। कैसे करते हैं? ये सब 11th क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। बड़ा के सिर पर से छोटा का पूंछ रखो तो बड़ा का जो वैल्यू बचेगा वही होगा रिजल्टेंट के बराबर। देखो जैसे बात का समझो, यहां पर देखो हम अलग से समझा रहे। मान लो कि ये एक वेक्टर है जो बड़ा है, इसका नाम A है, और ये एक वेक्टर है जो छोटा है, इसका नाम B है। अब B जो है A के अपोजिट है। B क्या है? A के अपोजिट है। तो वेक्टर B अगर A के अपोजिट रहेगा तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो क्या करेंगे? B को उठा करके A के सिर पर लाएंगे, B को उठा करके A के सिर पर लाएंगे, तो A के हेड पर B के टेल को ले गए, B के पूंछ को A के हेड पर ले गए, A के सिर पर ले गए, और B को हमने बनाया। देखो B जा रहा है इधर, तो हमने B को बनाया इधर, तो क्या हो गया? B वेक्टर हो गया। अब चूंकि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, तो क्या करेंगे? बड़ा वेक्टर में छोटा को घटा देंगे, तो बचा कितना? बाकी यही तो बचा, यहां से लेकर के इतना तो घट ही गया, इतना क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये बच गया ना जी, बड़ा वेक्टर में ये वाला बच गया,
इसे क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, परिणामी सदिश कहेंगे। बड़ा वेक्टर में छोटा वेक्टर को उसके सिर पर ले जाकर के घटा दिया तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा, परिणामी सदिश होगा। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? इसका वैल्यू a माइनस बी के बराबर होगा, सॉरी a प्लस बी के बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। हाँ, अब आप कहोगे कि सर ये प्लस बी के बराबर क्यों हुआ? तो माइनस बी के बराबर होगा। आप प्लस बी माइनस बी लगा सकते हो, ठीक है। आप यहां पर प्लस बी माइनस बी अगर आप वेक्टर के रूप में लिखोगे, सदिश के रूप में लिखोगे तो प्लस लिखना पड़ेगा, और अगर आप माइनस नहीं अगर आप यहां वेक्टर नहीं लगा रहे हो तब आपको a माइनस बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये वेक्टर का नियम है। अरे मेरे भाई, अब उतना लंबा हमको कहां वेक्टर में फंसा रहे हो यार, तुम ये सब वेक्टर में पढ़ना है बाबू। चलो ठीक है, इसको हम a माइनस बी लिखते हैं कि a में b को मैंने घटा दिया तो क्या लिखेंगे? a माइनस बी कहेंगे, क्योंकि बड़ा परिमाण में छोटा परिमाण को घटा दिया तो बचा हुआ परिमाण किसका हुआ? रिजल्टेंट हो गया, परिणामी हो गया। चलो यही काम करते हैं, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, तो यहां तो जीरो है, यहां पर क्या है? जीरो है। अब जीरो से यहां तक कौन है? जीरो से यहां तक कौन है? VL है। VC छोटा सा है, अपोजिट में है, तब VC को यहां पर ला करके घटाते हैं, समझ रहे हो? VC को हम यहां पर ला करके घटाते हैं। चलो लिख ही देते हैं, ये क्या है जी? ये है VC, ये है VC के बराबर, ये तो है। ये किसके बराबर है? VC के बराबर है। तो VL में से VC को माइनस कर देंगे तो बचा कितना? बचा अपने को रिजल्टेंट के रूप में बचा ये वाला, यहां तक बचा, यहां तक बचा परिणामी वोल्टेज, ठीक है। VL में से VC को माइनस कर दिया तो क्या बच गया? ये परिणामी वोल्टेज, ठीक है। तो ये किसके बराबर हुआ? ये बराबर हो गया VL माइनस VC के बराबर हो गया। ये हो गया VL माइनस VC। वेक्टर लगाएंगे तो VL प्लस VC भी लिख सकते हैं आप, लेकिन वेक्टर नहीं लगा रहे तो परिमाण में बड़ा परिमाण में छोटा परिमाण को घटा दिया, बचा हुआ परिमाण मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, परिणामी हो गया, ठीक है। बड़ा वेक्टर में छोटा वेक्टर को घटा दिया और बचा हुआ पार्ट हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो ये हुआ रिजल्टेंट वोल्टेज। ये क्या हुआ? रिजल्टेंट वोल्टेज VR के बराबर। ये क्या हो गया? VR के बराबर हो गया। इसको हम यहां पर लिख रहे हैं, किसके बराबर हुआ? VR के बराबर हुआ, रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया, परिणामी विभव हो गया। दो वोल्टेज वेक्टर को हमने घटा दिया। क्यों घटा दिया? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो इसलिए हमने इसको घटा दिया। तो ये क्या बन गया? रिजल्टेंट वोल्टेज बन गया। अब देखो, रिजल्टेंट वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। कहानी खत्म हो गई, 90 डिग्री आ गया। वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिग्री है? तो फाई बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। इसको आप पाई बटा 2 कह दो, क्या दिक्कत है? यही होता है। यदि आप मानते कि XL छोटा है, XC बड़ा है, तो फिगर उल्टा बनता, तब भी 90 डिग्री निकलता। VC बड़ा होता, उसमें VL को काटते तो VL माइनस VC, वहां पर लिखते आप VC माइनस VL। अगर VC बड़ा होता, अब VL छोटा होता, तो आप क्या लिखते? VC माइनस VL लिखते, तो वह नीचे होता, तो वह भी तो करंट से 90 डिग्री पर होता। तो हर हाल में करंट से 90 डिग्री पर ही रहेगा, चाहे XL बड़ा हो, XC छोटा हो, या XC बड़ा हो, XL छोटा हो, कुछ भी हो। तो रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में फाई बराबर 90 डिग्री मिलेगा या पाई बाय 2 मिलेगा। तो यहां पर कलांतर जो है या फेज डिफरेंस जो है क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा या पाई बटा 2 हो जाएगा। tan फाई तो पूछेगा नहीं, अब आप tan फाई समझ रहे होंगे। tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। तो ये पूछता है बोर्ड में, ठीक है ना, ये पूछता है LC सर्किट में, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता XL बड़ा है कि XC छोटा है। अगर आप
बड़ा छोटा होगा तो फिगर ऊपर नीचे बनेगा, लेकिन हर हाल में रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री या π/2 ही रहेगा। ठीक है, ये हुआ एलसी सर्किट में। अब एक आखिरी एक और है एलसीआर सर्किट में, इस बार तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा फेज डिफरेंस कालांतर। तो ये सब पूछता है बेटा बोर्ड में, हम क्वेश्चन अभी लेके आ रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन लेकर के आते हैं, उसको देखते हैं। अब क्या देखते हैं, एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस या कालांतर फाई का वैल्यू या tan फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सेम काम करेंगे, किसी एक टाइम पर मान लिया, अच्छा हाँ, इसमें भी हमको पहले तय करना पड़ेगा, इसमें भी जो है पहले तय करना पड़ेगा कि एक्सएल बड़ा कि एक्ससी बड़ा, पहले तय करना पड़ेगा। कहो कि दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, तो दोनों जब बराबर होता है तो उसको कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, अनुनाद कहते हैं, उसकी कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। 3 टॉपिक बच रहा है इसके बाद बच रहा बस शक्ति गुणांक जिसको कहते हैं एलसीआर सर्किट में पीआरएमएस निकालना, पावर कंजम्पशन निकालना, उसके बाद जो है रेजोनेंस बच रहा है और उसके बाद ट्रांसफार्मर। 3 टॉपिक और बच रहा है, फालतू नहीं बच रहा है। तो इसके बाद 3 वीडियो और मान के चलिए, और क्या। तो हम लोग निकालते हैं किसी एक टाइम पर, मान लीजिए कि ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है, ये है, लेकिन सॉरी फिर वही काम कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या तय करते हैं, कौन बड़ा, तो चलो ठीक है, हमने मान लिया कि एक्सएल बड़ा है। कौन बड़ा है, एक्सएल क्या है, बड़ा है, किससे, एक्ससी से। एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, तो पक्का से जब दोनों तरफ आई दोनों तरफ करंट से गुना करेंगे तो वीएम बड़ा हो जाएगा, वीएल बड़ा हो जाएगा वीसी से, वीएल बड़ा हो जाएगा वीसी से। ऐसा हमने मान लिया, तब जाकर के हम लोग फिगर बनाते हैं, तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते। देखो ये किसी एक टाइम पर क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन, किसी एक टाइम पर क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन आई एम। तो करंट का एम्पलीट्यूड ये बना लिए। अब उसी टाइम पर वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हमने इसको मान लिया, ये क्या हुआ, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। इतना सा छोटा है क्या, नहीं, यहां से चल रहा, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है। वोल्टेज हमेशा करंट से बड़ा होता है। ये वोल्टेज किस में होगा, रेसिस्टर में होगा, प्रतिरोधक में होगा। ये वोल्टेज होगा प्रतिरोधक में, वीएम। अच्छा, अब एल में मतलब कि इंडक्टर में, मतलब कि प्रेरक में, प्रेरक में इंडक्टर में वोल्टेज का जो डायरेक्शन होता है, प्रेरक में इंडक्टर में जो वोल्टेज का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, ऊपर होता है, और उसको हमने बड़ा माना हुआ है, तो उसको बड़ा खींचो, उसको हमने बड़ा खींच दिया। इंडक्टर में वोल्टेज हमने बड़ा मान लिया, ये हुआ किसके बराबर, वीएल के बराबर। अच्छा, कैपेसिटर में वोल्टेज हमने छोटा माना हुआ है, तो उसको छोटा बनाते हैं, ये हमने बना लिया छोटा। हम बार बार इसको छोटा क्यों मानते हैं, कहानी सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम ही बनेगा। वो क्या ना, फिगर अपना उल्टा हो जाएगा, इसलिए लग नहीं रहा 90 पर मान लेना भाई, तो कहानी उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा फिगर बनाने में ना मतलब कि वो थोड़ा सा दिक्कत फील होता है। और दिक्कत क्या होता है यार, वो हो जाएगा काम में, वैसा कुछ नहीं, तुम कर सकते हो उल्टा करके, ठीक है, लेकिन आंसर सेम ही निकलेगा, आंसर सेम ही निकलेगा। इसलिए क्या है ना कि हम इसको हमेशा VC को छोटा मानते हैं, VL को बड़ा मानते हैं, आंसर सेम ही आना है। तो ये क्या हो गया, VC, ये हो गया VC। अब देखो यहां पर कितना वोल्टेज है, यहां पर 3 वोल्टेज है, तो तीनों वोल्टेज से पहले क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट वोल्टेज। तीनों वोल्टेज से क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे,
और फिर करंट के साथ जो है उसका एंगल देखेंगे। तो देखो, तो ये तो समझ ही रहे हो। पहले इन दोनों का काम कर लो, पहले आप इन दोनों का काम कर लो। VL बड़ा है, VC छोटा है, और VC का डायरेक्शन VL के अपोजिट है। तो क्या करेंगे, VC को VL पर लेकर के आएंगे, VL के सिर पर VC को लेकर के आएंगे, VL के सिर पर VC को लेकर के आएंगे, VL के सिर पर VC को लेकर के आएंगे। ये किसके बराबर हो गया, VC के बराबर हो गया। तो अपना VL और VC से रिजल्टेंट कितना बड़ा निकला, VL और VC से रिजल्टेंट इतना बड़ा निकला, ये हुआ रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, VL माइनस VC के बराबर हो गया। यहां से लेकर के, जीरो से लेकर के यहां तक, जीरो से लेकर के यहां तक किसके बराबर हो गया, ये हो गया VL माइनस VC के बराबर हो गया, VL माइनस VC के बराबर हो गया। अब तुम्हारे पास वोल्टेज का कितना वेक्टर, अब आपके पास वोल्टेज का दो ही वेक्टर है। क्योंकि आपने VL में VC को माइनस कर दिया है, तो आपके पास VL माइनस VC वन वेक्टर और VM वन वेक्टर। तो VL माइनस VC और VM, अब आपके पास दो ही वेक्टर है, और दोनों क्या है, 90 डिग्री पर है, दोनों का टेल, दोनों का पूंछ एक स्थान पर है। तो इन दोनों से रिजल्टेंट परिणाम में कैसे निकलेगा, तो वही क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको लाल से रहने देते यार, बेकार में इसको हमने जो है कचड़ा कर दिया, इसको हम इसको लाल से रहने देते, मेरे को समझने में आराम होगा। हाँ, तो ये VL माइनस VC और VM, अब दो ही वेक्टर बच रहा, तो इसका निकालो रिजल्टेंट। कैसे निकलेगा, VL माइनस VC के हेड पर से VM के पैरेलल, VL माइनस VC के हेड पर से VM के पैरेलल, और VM के हेड पर से, VM के हेड पर से VL माइनस VC के पैरेलल। ठीक है, ये हो गया VL माइनस VC के बराबर, और ये हो गया VM के बराबर। अब रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा क्या, परिणामी वेक्टर क्या बनेगा, वोल्टेज का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये वाला होगा। सॉरी यार, बार बार गड़बड़ कर रही यार। ये होगा, तो पैरेललोग्रामिक लगा करके, मतलब समांतर चतुर्भुज का नियम लगा करके हमने निकाला क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होगा सोचो तो। देखो तो बेटा, ये हो गया बेस, टोटल वोल्टेज का बेस क्या है, VM है, और टोटल वोल्टेज का हाइट क्या है, VL माइनस VC है। तो आधार आपको पता है VM, और ऊंचाई आपको पता है VL माइनस VC। तो ये तो कर्ण हो गया ना जी, कर्ण हो गया, क्योंकि यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। तो यहां पर जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो क्या देगा हमको, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, अच्छा, प्लस VM का होल स्क्वायर देगा। ये होगा क्या, रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है, LCR सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज किसके बराबर होता है, अंडर रूट VL माइनस VC के होल स्क्वायर प्लस VM के स्क्वायर। कब, जब XL बड़ा होता है, XC छोटा होता है। जो बड़ा होगा उसका वोल्टेज पहले लिखाएगा, सीधा बात यह है। XL बड़ा है तो उसका वोल्टेज VL पहले लिखाएगा, XC छोटा है तो उसका वोल्टेज VC बाद में लिखाएगा। तो VL माइनस VC के होल स्क्वायर प्लस VM के
होल स्क्वायर। अगर मान लो XC बड़ा होता और XL छोटा होता तो क्या लिखते, VC माइनस VL के होल स्क्वायर प्लस VM के होल स्क्वायर, ये लिखते। इतनी सी तो बात है, ठीक है, मेरे को मुझे समझते होगे। अब रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में, रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसी एंगल को क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं या कलांतर कहते हैं। और इसी को हम लोग निकालें, इसी को हम लोग निकालते हैं। तो फेज डिफरेंस या कलांतर बराबर क्या होगा, देयरफॉर निकालो इसके लिए। फेज डिफरेंस tan फाई बराबर, फेज डिफरेंस या कलांतर tan फाई बराबर क्या होगा बेटा, ऊंचाई बटा आधार। tan बराबर क्या होता है, हाइट बटा बेस। तो इसके लिए tan फाई के लिए हाइट कितना है, VL माइनस VC बटा आर कितना है, VM है। अगर, चलो हम बाद में बोलेंगे, वो तुम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। अगर ये बड़ा होगा, XC बड़ा होगा, XL छोटा होगा, तो कहानी यहां पर क्या लिखा जाएगा, VC माइनस VL लिखा जाएगा। बस उल्टा करना है और क्या, जो बड़ा रहेगा उसका वैल्यू पहले लिखना है, ये दिमाग लगाना है। हाँ, आप क्या करो, ओम का नियम लगाओ। क्या करो, इसके बाद ओम का नियम लगा दो। तो VL के बदले क्या लिखेंगे बेटा जी, IM इंटू XL, VM के बदले नहीं, VL के बदले IM इंटू XL माइनस VC के बदले क्या लिखेंगे जी, IM इंटू XC लिखेंगे बटा VM के बदले क्या लिखेंगे जी, IM इंटू R लिखेंगे। IM कॉमन कर लेंगे तो कट जाएगा ना भाई, ऊपर IM कॉमन कर लेंगे तो नीचे वाला IM से कट जाएगा। तो क्या बचा अपने को, देयरफॉर tan फाई बराबर क्या बचा, XL माइनस XC बटा R बचा, R बचा। ये हो गया किसके बराबर, tan फाई के बराबर। यहां पर आप जो है वैल्यू भी पुट कर सकते हो। वैल्यू अगर पुट कर दो तो क्या लिखोगे बेटा, ओमेगा L माइनस 1 बटा ओमेगा C बटा R लिखोगे, और क्या लिखोगे, ठीक है, ओमेगा L माइनस 1 बटा ओमेगा C इंटू R लिखोगे। यही क्या होगा, फेज डिफरेंस के बराबर होगा। तो अगर सबको लिख दें तो क्या मिल जाएगा अपने को, अगर सबको लिख दें तो देयरफॉर हम सबको एक साथ लिखते तो क्या कहेंगे। एग्जाम में तो चांस यही है कि ये वाला पूछेगा, ये वाला पूछेगा, मगर तीनों को लिखाते हैं। tan फाई बराबर क्या होता है, VL माइनस VC बटा VM होता है, बराबर XL माइनस XC बटा R होता है, बराबर ओमेगा L माइनस 1 बटा ओमेगा C बटा R होता है। ये हुआ क्या, किसके बराबर जी, फेज डिफरेंस के बराबर हो गया, ठीक है, कलांतर के बराबर हो गया। अब इसमें फाई का मान नहीं पूछेगा कि फाई बराबर tan को इधर करना पड़ेगा, उतना नहीं तंग करेगा यार, tan फाई ही पूछेगा। कैसे पूछेगा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन AC वोल्टेज एंड करंट इन द LCR सर्किट, ऐसे पूछेगा। और क्या, यही क्वेश्चन रहेगा बार बार, मान के चलो इसी के सिमिलर क्वेश्चन रहेगा। हिंदी में अगर कहें तो किसी LCR परिपथ में विहिवांतर और किसी LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और विहिवांतर के बीच में कलांतर कितना होता है। ज्यादा चांस है कि ऑप्शन में ये रहेगा, उससे कम चांस है कि ये रहेगा, और सबसे कम चांस है ये रहेगा, ठीक है। तीनों रहेगा, कोई बोलेगा तीनों रहेगा, अब तीनों क्यों रहेगा भाई, कुछ और गलत रहेगा ना, इसको उल्टा कर देगा, R को ऊपर कर देगा। ये दोनों उल्टा हो सकता है, हाँ ये दोनों उल्टा हो सकता है। कब, जब XC बड़ा हो जाएगा और XL छोटा हो जाएगा। मैं उसके लिए भी लिख देता हूं। तो ये दोनों आपस में उल्टा हो सकता है, लेकिन बटा वाला R कभी ऊपर में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक और लिखो, ये कहानी कब हुआ, ये कहानी कब मिला हमको, ये कहानी कब मिला हमको, कब मिला, जब XL बड़ा है और XC छोटा है, ये ऐसा। इसके आगे लिखते हैं व्हेन
एक और स्टार ला के पढ़ते हैं, इसके बाद कहानी हम। एक तो यहाँ सब्जेक्टिव मिलेगा हमको पक्का बेटा जी, पक्का ये वाला ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन में। ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है शायद, लेकिन आ ही जाएगा, गारंटी है आ ही जाएगा। फेज डिफरेंस से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है एग्जाम में। एक चांस और रहेगा, भेन मतलब कि जब क्या XC बड़ा है और XL क्या है, छोटा है, तब क्या होगा। XC बड़ा है, XL छोटा है, तब क्या हो जाएगा। तब तो ऐसे में वोल्टेज बड़ा हो जाएगा ना भाई, VC बड़ा ना हो जाएगा जी, अब VM छोटा ना हो जाएगा, VC बड़ा ना हो जाएगा जी, और VL छोटा ना हो जाएगा जी। तब इसे को उलट दो, तब क्या कहेंगे, देन मतलब तब tan phi बराबर क्या होगा रजा, tan phi बराबर क्या कहेंगे, VC माइनस VL बटा VM बराबर XC बटा XC माइनस XL बटा R कहेंगे। अब बराबर इसको उल्टा कर दो, 1 बटा ओमेगा C माइनस ओमेगा L बटा R होगा। और क्या, ये हो जाएगा, ये रहेगा, ये हो जाएगा फेज डिफरेंस बराबर। ठीक है, तो सारा फेज डिफरेंस मैंने पढ़ा दिया। अब इस पर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे कैसे आया वो हम दिखाते हैं, सारा क्वेश्चन दिखा देते हैं, 23 तक क्वेश्चन जो भी आया सब दिखाते हैं। ठीक है बेटा, आप स्क्रीनशॉट मारना चाहो मार लो। देखिए फेज डिफरेंस से मतलब कि कलांतर से अब तक बोर्ड में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 22 में क्वेश्चन शुरू हुआ है और अब आना शुरू हो गया है, तो अभी 3-4 साल समझिए कि क्वेश्चन यहां से आएगा। कह रहा है कि फेज डिफरेंस इन LR सर्किट, LR सर्किट में मतलब LR परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो हम लोग पढ़ लिए ना भाई, LR सर्किट में, LR परिपथ में कलांतर जो होता है वो tan phi बराबर ओमेगा L बटा R होता है। LR सर्किट में tan phi बराबर ओमेगा L बटा R होता है। तब phi बराबर क्या हो जाएगा, phi बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L बटा R हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा L बटा R, आंसर C हो जाएगा। उसके बाद अभी ये बीच वाला क्वेश्चन को छोड़ो, पहले हम नीचे वाला कर लेते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन ओनली कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करेंट, माने ऐसा परिपथ जिसमें केवल क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो और उसमें अल्टरनेट करंट जा रहा हो, तो कहेंगे क्या, कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट। तो किसी कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट में कह रहा है करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, माने ऐसा परिपथ जिसमें केवल धारिता लगा हो, संधारित्र लगा हो, उसमें धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना होगा। तो कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। फाल करो, इधर होगा करंट, इधर होगा वोल्टेज, VC इधर होगा और I इधर होगा, तो फाई कितना हो गया, फाई बराबर 90 डिग्री होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अब आ जाओ 23 वाला क्वेश्चन। 23 वाला हम थोड़ा सा लॉजिक है जो अभी नहीं पढ़ाए हैं हम। यहां पर कह रहा है फॉर रेजोनेंस कंडीशन, तो इसको हम मिटा रहे हैं यहां पर। इस जो हमने काम किया इसको मिटा रहे हैं यहां पर, कुछ नहीं है, सिंपल है ये भी। फॉर रेजोनेंस कंडीशन, हमने रेजोनेंस अभी नहीं पढ़ाया, वो हम अगली बार पढ़ेंगे। रेजोनेंस में हिंदी में कहते हैं किसको, अनुनाद में। ये देखो लिखा हुआ है क्या, रेजोनेंस कंडीशन या अनुनाद में। तो रेजोनेंस या अनुनाद किसको कहते हैं, जब XL और XC बराबर हो जाए, बात खत्म। जब XL और XC क्या हो जाए, बराबर, XL और XC दोनों क्या हो जाए, बराबर, तो IM से गुना करोगे तब VL, अब VC भी क्या हो जाएगा, बराबर। इसी को कहते हैं रेजोनेंस, इसी को कहते हैं क्या, अनुनाद। यही होता है रेजोनेंस या अनुनाद का कंडीशन। रेजोनेंस या अनुनाद का कंडीशन क्या होता है, XL बराबर XC, VL बराबर VC। तो बस ये मान करके क्वेश्चन बनाना है कि XL और XC क्या है, बराबर है। तो हमने तो पढ़ाया कभी XL बड़ा XC छोटा, कभी पढ़ाया
एल छोटा एक्स बड़ा, बराबर वाला नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये अब पढ़ाना हमको रेजोनेंस में पढ़ाना है। यहां काम कर सकते, कौन सी बड़ी बात है यार। फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन एनी एलसीआर सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज, अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ में आरोपित वोल्टा और धारक के बीच कलांतर क्या होगा। तो एलसीआर सर्किट में कलांतर या फेज डिफरेंस tan फाई बराबर क्या होता है, tan फाई बराबर क्या होता है, चाहे अगर क्या लिखे थे VL माइनस VC बटा VM लिखे थे, VM लिखे थे। तो अगर दोनों बराबर हो गए, देखो तो VL और VC दोनों क्या रहेगा, बराबर, तो बराबर रहेगा तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, 0, और 0 बटा VM बराबर क्या हो जाएगा, 0, tan फाई बराबर होगा 0। ठीक है, tan फाई बराबर क्या होगा, 0। अब tan फाई बराबर 0 होगा, tan फाई बराबर 0 होगा, मतलब कितना डिग्री होगा, tan फाई बराबर 0 हो जाएगा। और क्या, तो tan फाई बराबर 0 कब होता है, 45 डिग्री पर होता है, लेकिन यहां पर 45 डिग्री नहीं चलेगा, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर फाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कुछ याद करो यार, फिगर मैंने पढ़ाया हुआ, यहां पर 0 हो गया, इधर क्या हो गया, करंट, इधर हो गया करंट, इधर हो गया क्या, इधर करंट हो गया, ओ हो, और इधर ही क्या हो गया, इधर हो गया क्या, VM हो गया। अब देखो ऊपर का ये क्या हो गया, VL, ऊपर क्या रहेगा, VL, और नीचे क्या रहेगा, VC, दोनों क्या है, बराबर है। VL और VC दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो VL और VC जब बराबर होगा बेटा, तो घट के तो 0 हो जाएगा ना जी। VL और VC बराबर होगा तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, दो सदिश विपरीत दिशा में है, या दोनों बराबर है, तो घट के हो गया 0। तो रिजल्टेंट वोल्टेज किसके बराबर बचेगा, रिजल्टेंट वोल्टेज, परिणामी जो वोल्टेज होगा वो बचेगा VM के बराबर। किसके बराबर बचेगा, VM के बराबर बचेगा। अब यहां VM और IM के बीच में कितना एंगल है, देखो तो 0 डिग्री है। तो अनुनाद की स्थिति में या रेजोनेंस कंडीशन में VL और VC क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर होने से यहां पर दोनों घट के 0 हो जाएगा, 0 बटा VM बराबर 0 होगा। तुम यहां से भी निकाल सकते हो, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, XL माइनस XC बटा R, यहां से भी निकाल सकते हो, सर यहां पर दिख ना रहा हो तुमको, यहां से निकाल सकते हो। tan फाई बराबर क्या होता है, XL माइनस XC बटा R होता है। तो रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होता है, रेजोनेंस के कंडीशन में या अनुनाद की स्थिति में XL XC बराबर होता है, तो घटने पर क्या हो जाएगा, 0, अब बटा R बराबर 0, तो tan फाई क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन किसका, फेज डिफरेंस का। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद पढ़ना है हमको, इसके बाद पढ़ना है बेटा हमको माध्य शक्ति पढ़ना है, मतलब मीन LCR सर्किट में पढ़ना है, या LR सर्किट में पढ़ना है, या RC सर्किट में पढ़ना है। माध्य शक्ति मीन पावर कंजम्पशन पढ़ना है। फिर पढ़ना है क्या, रेजोनेंस पढ़ना है। रेजोनेंस के बाद पढ़ना हमको बाटहीन धारा। ठीक है, बाटहीन धारा पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना हमको, ट्रांसफार्मर। खत्म हुआ चैप्टर उसके बाद। तो ये जो बोले वही टॉपिक बच रहा है।